नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के क्रम में संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के विषय पर बातचीत किए थे और हमने ये देखा था कि इन अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय संविधान में क्या प्राविधान है तथा साथ ही हमने अगली वीडियो में ये भी बातचीत किया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। संविधान के क्रम में आज की इस कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यह कि भारतीय संविधान के भाग 2 के प्रारंभ में नंदलाल बोस और उनकी टीम ने जो चित्र बनाया वो एक गुरुकुल का चित्र है, एक वैदिक गुरुकुल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान के भाग 2 के प्रारंभ में कौन सा चित्र बना हुआ है, तो उस अवस्था में आप यह उत्तर देंगे कि वह एक वैदिक गुरुकुल का चित्र है। संविधान का भाग 2 भारत में नागरिकता के विषय पर प्राविधान करता है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक बात की गई है। कुल 7 अनुच्छेद इस भाग में हैं और यह भाग यह बताता है कि जिस दिन संविधान का प्रारंभ भारत में हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950, अनुच्छेद 394 ये कहता है कि भारतीय संविधान का जो प्रारंभ है वो भारत में 26 जनवरी 1950 को होता है। तो जिस दिन भारत के संविधान का प्रारंभ हुआ उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा और किस प्रकार से होगा। इसके बाद की नागरिकता की बात की जाए तो इसके लिए भारतीय संसद ने अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही एक अधिनियम बनाया था जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कहते हैं। यह अधिनियम समय समय पर संशोधित होता रहा। अभी तक इसमें कुल 9 संशोधन हुए हैं और सबसे जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है, जिसे हम CAA 2019 कहते हैं, जिस पर काफ़ी विवाद भी रहा है। इस विषय पर आगे की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज की कक्षा में हम सिर्फ इसके अंतर्गत आने वाले इन 7 अनुच्छेदों के विषय में बातचीत करेंगे और अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारत के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया उस पर बातचीत करेंगे। अब इस विषय पर इसके अनुच्छेदों को बातचीत करते समय हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि नागरिकता होती क्या है। यह एक बड़ा विषय है, यह बड़े मज़े की बात है। यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारतीय संविधान में विभिन्न विषयों पर बातचीत करते समय ढेर सारी परिभाषाएं भी दी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 366 में दी गई है। लेकिन नागरिकता क्या होती है, नागरिकता किसे कहते हैं, इस विषय में भारतीय संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। हाँ, सिर्फ इतना ही बताया गया है संविधान में कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, भारत की नागरिकता के संदर्भ में कौन कानून बनाएगा। लेकिन नागरिकता किसे कहते हैं यह विषय संविधान में व्याख्यायित नहीं है। अब सामान्यतः तो हमें ये जानना ही पड़ेगा एक विद्यार्थी के रूप में कि नागरिकता क्या होती है। तो यदि हम किसी भी देश में देखें, जैसे भारत की ही बात की जाए, तो भारत में रहने वाले लोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो वे लोग हैं भारत में जिन्हें हम भारत का नागरिक कहते हैं। दूसरे वे लोग हैं भारत में जो विदेशी नागरिक हैं। विदेशी नागरिक से संबंध यह है कि विदेशों में अन्य देशों के जो नागरिक हैं वो लोग भी भारत आते हैं, विविध संदर्भों में आ सकते हैं। जैसे पहला तो वो घूमने के लिए आ सकते हैं, यहाँ पर हमारे देश का अवलोकन करने, इसको देखने के लिए। दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो किसी दूसरे देश के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं, जैसे राजनयिक या सरकारों से आने वाले विविध प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। इसके अलावा विदेशों से लोग भारत में नौकरी करने, व्यापार करने के लिए भी आ सकते हैं। और ये जितने लोग हैं इनको हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विदेशी नागरिक वे हो सकते हैं जो हमारे मित्र देश के हों,
और दूसरे वे हो सकते हैं जो घोषित शत्रु देश के हों। आपको हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि वर्तमान में भारत सरकार ने किसी भी देश को अपना शत्रु देश नहीं घोषित किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ भारत में तीसरे वो लोग हो सकते हैं जो शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। शरणार्थी का संबंध आप समझ सकते हैं कि यदि किसी दूसरे देश में किसी दूसरे स्थान पर स्थानीय परिस्थितियां सही नहीं हो, वहां गृह युद्ध हो या किसी दूसरे देश का इंटरफेयर हो, तो उस अवस्था में वहां के लोग यदि भारत में भारत सरकार की आज्ञा के अनुरूप भारत में आकर रह रहे हो तो वे लोग शरणार्थी कहे जाएंगे। जैसे भारत में इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो तिब्बत का है, और तिब्बत के लोग भारत में शरणार्थी का जीवन व्यतीत करके रह रहे हैं। और हम देखें तो इन लोगों को, जो तिब्बत के लोग जो भारत में शरणार्थी बन के रह रहे हैं, इनको भी दो प्रकार के शरणार्थी हैं यहाँ पर हमारे देश में। एक स्थायी हैं और दूसरे अस्थायी हैं। आप एक सन याद रखिएगा इसके लिए, सन 1959 से पहले जो तिब्बत के लोग भारत में आ गए थे वो लोग तिब्बत के स्थायी शरणार्थी के रूप में यहाँ जाने जाते हैं, और उसके बाद जो लोग आए थे वो तिब्बत से वे लोग अस्थायी शरणार्थी के रूप में जाने जाते हैं। और चौथी वे कैटेगरी हो सकती है जिनकी दुनिया में किसी की नागरिकता ही नहीं है, जो भारत में अवैधानिक तरीके से रहते हैं। अवैध प्रवासी या अवैध निवासी कह सकते हैं आप इन्हें, और जिनके पास किसी भी देश की कोई नागरिकता नहीं है वे लोग। जैसे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में आकर के रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्मन बहुत सारे लोग भारत में आकर रहते हैं। दरअसल बहुत सालों पहले, आज के 50 साल 100 साल पहले, इनके बाबा इनके दादा भारत में आ गए थे। उनके पास बांग्लादेश या उस रीजन के क्षेत्र के निवास करने का प्रमाण पत्र था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर आए और यहाँ बस गए, यहाँ उनके बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हुए, तो वे जो उनके आगे वंशज आए, उन लोगों के पास आज के समय में न भारत की नागरिकता है न किसी अन्य देश की नागरिकता है। तो ऐसे वे लोग अवैध निवासी माने जाते हैं। तो किसी भी देश में, या हम अपने देश की बात कर रहे थे, तो भारत में हमें ये 4 तरह के रहने वाले लोग दिखाई देते हैं। तो इसमें यह जो नागरिक हैं ये कौन लोग हैं भाई? आखिर में इन तीनों से इनमें अंतर क्या है भाई? क्या एक विदेशी नागरिक जो भारत में रहता हो और एक हमारे देश का, भारत का नागरिक जो भारत में रहता हो, तो दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो नागरिकता होने का मतलब होता है कि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में जो है वो पूर्ण जो है उसकी सदस्यता। अब पूर्ण सदस्यता का मतलब ये हो जाता है कि कहीं न कहीं वह अधिकारों के मामलों में और दायित्वों के भी मामलों में इन लोगों से कुछ अलग अधिकार और दायित्व रखता होगा। तो भारत की नागरिकता के संदर्भ में बात करें तो भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 5, इसके अलावा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये वो अनुच्छेद हैं जो इन लोगों को नहीं प्राप्त होते हैं। यानी कि विदेशी नागरिकों को, शरणार्थियों को या अवैध निवासियों की बात की जाए तो भारत में जो मौलिक अधिकारों की बात की गई है उसमें जैसे अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी में समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 में विदेशी नागरिकों को भी वह अधिकार प्राप्त होता है, शरणार्थियों को प्राप्त होता है, अवैध निवासियों को तो कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 15 जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर जिस भेदभाव का निषेध किया गया है वो इन्हें नहीं प्राप्त है। आगे के अनुच्छेद की बात करें, आप पढ़ पाते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार उसमें दिया गया है। तो वे सारे अधिकार इन विदेशियों को, इन शरणार्थियों को नहीं प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप बड़े सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि नागरिक वह है जिसे वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार है। इनमें से इन किसी को भी भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि सरकार चुनने का अधिकार नहीं है।
तो फिलहाल नागरिकता के संदर्भ में बात की जाए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो नागरिकता किसी भी राष्ट्र में उस राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता से है। इसके साथ साथ आगे बढ़ें तो एक विद्वान है टी.एच. मार्शल साहब। टी.एच. मार्शल साहब ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का पूर्ण एहसास, पूर्ण भाव तब पैदा हो सकता है जब उसको उस राष्ट्र के अंतर्गत नागरिक जो अधिकार होते हैं वो प्राप्त हो, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो। इस तरह से अनेकों विद्वानों ने अनेकों परिभाषाएं नागरिकता के संदर्भ में दी हैं। अब नागरिकता के संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता का प्राविधान किया गया है। यानी भारतीय जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब आप यह पूछ सकते हैं कि एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य हो सकता है। तो अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो ब्रिटेन एक एकात्मक राष्ट्र है और वहां पर एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का प्राविधान किया गया। अगर हम अमेरिका को कंपेयर करें यूएसए को, तो यूएसए में देखें तो वह एक संघात्मक राज्य का, एक संघात्मक राष्ट्र का परिदृश्य उपस्थित करता है वैश्विक पटल पर। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्राविधान है। अब जब मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था, जब हमने यह बात किया था कि दुनिया में जो राष्ट्रों का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो हमने बताया था आपको कि ब्रिटेन जो है वह एकात्मक राष्ट्र है। यानी वहां पर एक ही सर्किल में एक गवर्नमेंट कार्य करती है, वहां एक ही विधायिका है, एक ही न्यायपालिका है और एक ही कार्यपालिका वहां कार्य करती है और सभी लोग उसी सिंगल पॉइंट पर केंद्रित होते हैं। लेकिन यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए छोटे छोटे अनेक राज्यों का एक समूह है जो एक समझौते का परिणाम है, जहां पर आपको हमने यह बताया था कि इन सभी राज्यों में अलग अलग संविधान लागू है, इन राज्यों में अलग अलग राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडे आदि जो विभिन्न जो स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी नेशन के, वो अलग अलग हमें दिखाई पड़ते हैं और इन सभी ने आपसी सहमति से एक समझौते के द्वारा अपने ऊपर एक सेंटर, एक केंद्रीय व्यवस्था को निर्मित किया है। तो अगर ब्रिटेन में देखें तो यहां एकात्मक शासन है और इस तरह से यहां जो सिटीजनशिप है वो एकल नागरिकता है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो यहां पर रहने वाला व्यक्ति, जैसे मान लो ये कैलिफोर्निया का प्रांत है, तो कैलिफोर्निया का जो नागरिक है वो कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और यूएसए का भी नागरिक है। यानी कि यूएसए में रहने वाला व्यक्ति दो प्रकार की नागरिकताएं रखता है। अब मान लीजिए कोई दूसरा प्रांत है, मान लीजिए अमेरिका में एक जगह शिकागो, तो शिकागो का रहने वाला जो व्यक्ति है वो शिकागो की नागरिकता भी रखता है और पूरी अमेरिका की भी नागरिकता रखता है। जिस तरह अमेरिका में दो तरह की नागरिकताएं हो गई, नंबर 1 प्रांत की नागरिकता और नंबर 2 उस राष्ट्र की या संघ की नागरिकता। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में केवल वह जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की ही नागरिकता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत में जो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्राविधान है वो कहां से प्रभावित है, तो हम बताएंगे वो ब्रिटेन से प्रभावित है। स्पष्टता उत्तर ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में एकल नागरिकता का जो प्राविधान है वो कहां से लिया गया है, वह कहां से प्रभावित है, वह कहां से आयातित है, तो हम बताएंगे वह ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से आयातित है। अब एक तथ्य यहां मैं और स्पष्ट कर दूं कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि भारत जो है वह यूनियन है। भारत क्या है? भारत जो है वह यूनियन है, यानी भारत एक संघ है। अब एकल नागरिकता जो एक विशेषता है वो निश्चित रूप से एकात्मक राष्ट्र की है, वो संघात्मक राष्ट्र की नहीं है। लेकिन भारत एक संघात्मक राष्ट्र होते हुए भी भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया।
अब आप ये पूछ सकते हैं भाई कि भाई एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता के बीच क्या बेसिक अंतर हो सकता है? आखिर हमने अपने को एक संघ के रूप में स्थापित किया, उसके बावजूद भी हमने एकात्मक जो राष्ट्र होता है उसकी इस विशेषता को क्यों हमने अडॉप्ट किया? दरअसल मामला ये है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया का जो नागरिक है वह कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और यूएसए का भी नागरिक है, जो शिकागो का नागरिक है वो शिकागो का भी नागरिक है और वह यूएसए का भी नागरिक है। अब जो कैलिफोर्निया का रहने वाला व्यक्ति है उसके पास वे राइट्स नहीं होंगे जो उसे जो कैलिफोर्निया में मिलते हैं, लेकिन वो उसे शिकागो में नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर उस प्रांत के संविधान के अंतर्गत उस प्रांत में जो भी अधिकार उसे प्राप्त होंगे वो तो वहां उसे मिलेंगे, लेकिन अन्य प्रांतों में उसे वे सारे अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जैसे यदि भारत में दोहरी नागरिकता होती तो जो उत्तर प्रदेश का नागरिक होता उसे उत्तर प्रदेश में तो अधिकार प्राप्त होते, लेकिन बिहार में प्राप्त नहीं होते, उसे केरल में प्राप्त नहीं होते, उसे पश्चिम बंगाल में प्राप्त नहीं होते। तो दोहरी नागरिकता से भी सुपर आप कह सकते हैं एकल नागरिकता का प्राविधान है। एकल नागरिकता का प्राविधान होने के कारण हमारे देश में व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसे देश के हर कोने में समान अधिकार प्राप्त होता है। यानी हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हमें केरला में भी वही अधिकार प्राप्त है जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। हम मुंबई में रहते हैं तो हमें वही अधिकार प्राप्त हैं जो हमें पश्चिम बंगाल में भी प्राप्त होंगे। यानी कहीं ना कहीं एकल नागरिकता का प्राविधान दोहरी नागरिकता के प्राविधान से बेटर है, एक नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र की एकता और अखंडता के भी रूप में निश्चित रूप से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक तथ्य यह भी स्पष्ट रूप से जान लें कि भारत में जो नागरिकता का विषय है वह निश्चित रूप से संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का जब विभाजन किया गया तो उसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण था कि नागरिकता का जो प्राविधान है वो कहां पर रखा जाए। तो नागरिकता का प्राविधान संघ सूची में रखा गया। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिकता के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का जो अधिकार है वह सेंटर को है, वह संघ को है, वह हमारी संसद को है। निश्चित रूप से इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नागरिकता किस सूची के अंतर्गत आता है, तो नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि नागरिकता के संदर्भ में राज्य की सरकारें किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। 2019 में जब हमारी नागरिकता का जो अधिनियम 1955 में बनाया गया था उसको जब संशोधित किया गया है तो इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी बातें रही हैं। केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने अपने विधान मंडल से एक प्रस्ताव भी पारित करके भेजा गया था, उसने संसद को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी राज्य के विधानमंडल को नागरिकता के संदर्भ में कोई अधिकार भारत में नहीं है। आइए हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर बात करते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया। सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 को लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 भारत में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्राविधान करता है। यानी कि भारत में जब संविधान प्रारंभ हो रहा है तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा यह प्राविधान अनुच्छेद 5 करता है। और अनुच्छेद 5 का जो आधार है वह अधिवास है। अधिवास मतलब डोमेसाइल। अब अधिवास यानी डोमेसाइल क्या होता है, इस विषय पर भी भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन एक मुकदमा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजनारायण। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अधिवास का जो तात्पर्य है उसका एक ऐसे निवास से है, एक ऐसे निवास से है जो कि वहां रहने वाले व्यक्ति में यह इंटेंशन हो कि वह अनिश्चित काल तक वहां रहेगा
और वहाँ की जो एकता है, अखंडता है, उसको लेकर के सजग है, सचेत है और उसके प्रति कहीं न कहीं अपने दायित्वों को समझता है। तो फिलहाल अधिवास की कोई विशेष परिभाषा संविधान में नहीं गढ़ी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ बातें की हैं। तो अनुच्छेद 5 इस आधार पर, किस आधार पर? अधिवास के आधार पर भारत में संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्राविधान करता है। और क्या कहता है? वो कुछ कंडीशंस बताता है, कुछ शर्तें गिनवाता है। पहली शर्त वो ये कहता है कि उस व्यक्ति का जो जन्म है, जो नागरिकता जो भारत की पा रहा है, व्यक्ति का जो जन्म है अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत का मतलब क्या है? अविभाजित भारत का मतलब यह है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार जो भारत है उस भारत में उसका जन्म हुआ, अथवा इसके अलावा दूसरी बात कहता है यह अनुच्छेद कि उस व्यक्ति के माता या पिता का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह इस आधार पर भारत का नागरिक होगा। और किस दिन से होगा? तो 26 जनवरी 1950 से होगा। 26 जनवरी 1950 से होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी शर्त इसमें जोड़ी गई है वो ये है कि वह जो व्यक्ति है वह पिछले 5 वर्ष से भारत में रहता हो। अब पिछले 5 वर्ष से भारत में रहने का मतलब क्या हो गया? इस दिन से 5 वर्ष पहले, यानी इस दिन से 5 वर्ष पहले का मतलब हो गया 26 जनवरी 1945 से पहले यदि वह व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है और उसका जन्म उस अविभाजित भारत में हुआ हो अथवा उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक इस दिन से माना जाएगा। यह अनुच्छेद 5 ऐसा कहता है। स्पष्ट है सभी लोगों को? अब यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता का आधार क्या है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता का आधार अधिवास है, जिसको अंग्रेजी में इसका जो टर्म होगा वो डोमिसाइल होगा। स्पष्ट है सभी को? आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें ये कहा गया, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार भारत में जिस व्यक्ति की नागरिकता की बात की गई है उसे भारत में कितने वर्ष पूर्व से निवास होना चाहिए? तो आप बताएंगे 5 वर्ष, या डेट अगर पूछ दिया तो निश्चित रूप से 26 जनवरी 1945 होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह अनुच्छेद स्पष्ट हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 6 की तरफ। तो आइए हम लोग अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में नागरिकता का क्या आधार है? तो अनुच्छेद 6 में नागरिकता के संदर्भ में या इस अनुच्छेद 6 के प्राविधानों का आधार यह है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, जो पिछले अनुच्छेद में हमने बात की थी, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर, अब प्रारंभ होने का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता का प्राविधान अनुच्छेद 6 करता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 6 का आधार क्या है, तो अनुच्छेद 6 का आधार पाकिस्तान से भारत माइग्रेशन करने वाले लोगों की नागरिकता की बात करता है। अब इसमें एक डेट आप लोग याद रखेंगे, 19 जुलाई 1948। ये बड़ा महत्वपूर्ण डेट है, ये आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब इस डेट की बात करें तो आखिर यही डेट क्यों है? तो इसलिए है यह डेट क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया था कि हम लोग एक परमिट सिस्टम चालू करेंगे। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जाने लगे। उनको ये लगता था कि शायद उन्हें पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर अधिकार
और संभावनाएं मिलेंगी। और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आने लगे, उन्हें यह लगता था कि शायद वो उस भारत का ही हिस्सा होना चाहते हैं जो पहले से था। उन्हें यह भी लगता था कि शायद जो पाकिस्तान का भविष्य है उससे बेहतर भविष्य भारत का होगा, और शायद वो ये समझ रहे थे कि उनके लिए जो अधिकार, उनकी जो संभावनाएं हैं वो भारत में बेहतर होंगी। तो दोनों तरफ आने जाने की व्यवस्थाएं रहीं। इस बीच में बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी बातें हैं जो इतिहास में आप लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे भी आगे के वीडियोस में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब दोनों तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो दोनों सरकारों के बीच एक बड़ा ही उहापोह की स्थिति थी। और उस बीच में दोनों सरकारों ने निर्णय किया 19 जुलाई 1948 से एक परमिट सिस्टम प्रारंभ किया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उन्हें पाकिस्तान से एक परमिट लेनी होगी, और जो लोग भारत से पाकिस्तान जाएंगे उन्हें भी भारत से परमिट लेनी होगी। और जब वो वहां जाएंगे तो उस परमिट के दस्तावेज को दिखाएंगे, तभी जाकर के वहां नागरिकता के संदर्भ में बातचीत हो पाएगी। तो यह डेट बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। और इस डेट के संदर्भ में बात करें तो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि हम देखें तो अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तो उस अवस्था में उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इस डेट से ध्यान रखेंगे, तथ्य समझिए। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई पाकिस्तान से भारत आया हो तो 26 जनवरी 1950 से उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 6 कहता है। लेकिन अनुच्छेद 6 यह भी कहता है कि यदि कोई 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, जाहिर सी बात है इस दिन के बाद जब वह भारत आएगा तो उसके पास एक परमिट होगा, एक आज्ञा पत्र होगा, और इस परमिट को जब वह दिखाएगा तो उसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं अनुच्छेद 6 में। पहली शर्त यह बताई गई है कि वह जो व्यक्ति होगा उसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत का मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे ही बताया। 1935 के अधिनियम का भारत जो है वही अविभाजित भारत है और उसमें उसका जन्म हुआ हो, अथवा इसके अतिरिक्त उसके माता पिता का जन्म हुआ हो। दूसरी बात, दूसरी शर्त वहां क्या निर्धारित की गई है, उसकी दूसरी शर्त यह निर्धारित की गई है कि जिस दिन से वह भारत में आया हो वह 6 माह भारत में निवास कर रहा हो, पिछले 6 माह से भारत में रह रहा हो। तीसरी बात, उसे भारत के संविधान के प्रति शपथ पत्र देना होगा कि वह भारत के संविधान के प्रति जो है उसकी एक शपथ पत्र वहां वह देगा, वह बताएगा कि वह पूरी निष्ठा रखता है भारत के संविधान में। इसके साथ साथ इसमें एक चौथा बिंदु यह क्या है कि भारत में जब वह आएगा और यह जब आवेदन करेगा नागरिकता का पंजीयन अधिकारी के सामने, पंजीयन अधिकारी के समक्ष नागरिकता का आवेदन करेगा तो पंजीयन अधिकारी ने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया हो और उसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। अर्थात आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुच्छेद 6 कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई भारत में आया है पाकिस्तान से तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा भारत के संविधान के प्रारंभ होने पर 26 जनवरी 1950 से। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो वह अपने आप नागरिक नहीं होगा, बल्कि उसे नागरिकता का आवेदन करना होगा। ध्यान रखेंगे, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है उसे नागरिकता का आवेदन करना होगा। जब वह नागरिकता का आवेदन करेगा तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो पहली बात उसके पास इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि उसका अथवा उसके माता पिता का जो जन्म है वह अविभाजित भारत में हुआ हो, वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया है और उसके पास पाकिस्तान की सरकार का परमिट है।
साथ ही वह जब से आया है उसके बाद वह 6 महीने भारत में निवास कर चुका है और उसके बाद वह भारत में नागरिकता का आवेदन कर रहा है। और आवेदन के बाद वह उस आवेदन में यह भी दर्शाएगा कि उसने उसके अंदर, उसके अंतरात्मा में कहीं न कहीं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा है। और पंजीयन अधिकारी ने यदि इस आवेदन को स्वीकार करते हुए उसका पंजीकरण कर लिया तो वह भी 26 जनवरी 1950 से क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। स्पष्ट है सभी को? यह डेट आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 में नागरिकता का जो आधार है वह भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन है। यह ध्यान रखिएगा, शब्द आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता का प्राविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 7 में है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शब्दावली है जो संविधान से संबंधित है और बार बार यूपीएसआई और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में तो यह शब्द बार बार पूछा गया है। इस शब्द को ध्यान रखेंगे कि भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले की नागरिकता का प्राविधान अनुच्छेद 7 करता। अब इसमें 2 डेट है। पहली जो डेट है वह 1 मार्च 1947 है और दूसरी डेट 19 जुलाई 1948 है। अब देखिए, यहां जैसा मैंने बताया कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, आप कहेंगे कि जब भारत से पाकिस्तान वो चले गए तो वहां पर नागरिकता का प्राविधान करने का क्या औचित्य है? तो दरअसल एक समय होता है कि जब व्यक्ति की आशा आगे बढ़ती है तो वह आशा के अनुरूप तो कार्य करता है, लेकिन आगे जा करके जब वह वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा था वो गलत था। यानी जो कहते हैं, कहावत है हमारे कि दूर की जो ढोल है वो बड़ी सुहावन लगती है। तो जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनमें से कुछ ऐसे थे, उनको ये लग गया वहां पर कि भाई हमारे पास यहां कुछ नहीं है, हमारे अधिकारों का संरक्षण यहां नहीं हो सकता, तो वो पुनः भारत आना चाहते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए वो लोग पुनः भारत वापस आए। तो ये जो डेट है 1 मार्च 1947, ये यह कहती है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कि इसके बाद यानी 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई भारत से पाकिस्तान गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी इस डेट के बाद ध्यान रखेंगे, यानी 1 मार्च 1947 के पहले यदि कोई गया है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए वो लोग भारत के नागरिक नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानियों को एक परमिट के द्वारा भारत आने की आजादी तो मिल चुकी थी। तो यह डेट पुनः इस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि जो लोग इसके बाद भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वो फिर भारत आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी मैंने आपको बताया कि 19 जुलाई 1948 को जो लोग भारत आएंगे वो यदि भारत आ रहे हैं तो भारत सरकार ने कहा था कि भाई आपको वहां से एक परमिट लेकर आनी होगी, और मान लीजिए वो लोग परमिट लेकर के आ रहे हैं। तो पुनः अनुच्छेद 7 यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 6 के अनुसार जो व्यवस्था की गई है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आएगा पाकिस्तान से भारत, वह परमिट के साथ आएगा और वहां जो प्राविधान और शर्तें बताई गई हैं यदि वो उनको पूरा करता है तो भारत का नागरिक बन जाएगा। मतलब ये कि अनुच्छेद 7 कह रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई भारत से पाकिस्तान गया और वो 19 जुलाई 1948 के बाद पुनः पाकिस्तान से भारत आया तो वह निम्न शर्तों के अंतर्गत भारत का नागरिक पुनः हो सकता है। पहली शर्त क्या? पहली शर्त वही कि वह नागरिकता का आवेदन करेगा
और उस आवेदन में उससे क्या क्या मांगा जाएगा, क्या क्या दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो उससे पहला दस्तावेज तो यह मांगा जाएगा कि उसका जन्म या उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। दूसरी जो डॉक्यूमेंट उनसे जो दूसरा मांगा जाएगा वो निश्चित रूप से वह परमिट मांगी जाएगी जो पाकिस्तान की सरकार से वो लेके आए होंगे। और तीसरी जो बात है वो यह है कि उनके निवास की अवधि 6 माह हो गई है, यह उनसे मांगा जाएगा। और इसके बाद जो पंजीयन अधिकारी है उसने उनका पंजीकरण यदि कर लिया तो वे भी भारत के नागरिक बन जाएंगे, ऐसा अनुच्छेद 7 कहता है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। ये दोनों डेट आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत से पाकिस्तान जो जाने वाले लोग हैं उनके प्रव्रजन के संदर्भ में तिथि क्या है, तो 19 जुलाई 1948 है। इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हम आगे बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में नागरिकता का जो आधार है वह भारतीय मूल या भारतीय वंश है, आप कह सकते हैं। दरअसल भारत के जो लोग हैं वो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से आए। तथ्य यह भी है कि भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर पूरी दुनिया में विभिन्न स्थानों पर भारतीय जाकर के वहां रहते थे विविध कार्यों से। हो सकता है घूमने गए हों, हो सकता है व्यापार के लिए गए हों, हो सकता है किसी सरकारी कामकाज की वजह से गए हों। तो इस अवस्था में अनुच्छेद 8 नागरिकता का प्राविधान करता है कि वे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हों किसी कारण से, लेकिन वे वहां सिर्फ रह रहे हों, नागरिकता उनकी जो श्रद्धा है वो भारत के प्रति है। तो इसलिए इस संदर्भ में अनुच्छेद 8 प्राविधान करता है और उनके लिए शर्तें गिनवाता है और वो कुछ कंडीशन बताता है। क्या कहता है? वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय है, वो जाकर के अमेरिका में रह रहा था उस समय, और देखिए यहां पर डेट 26 जनवरी 1950 से पहले भी हो सकती है, 26 जनवरी 1950 के बाद भी हो सकती है। तो उस अवस्था में तथ्य यह कि यदि कोई मान लीजिए अमेरिका में रह रहा था, वो अमेरिका का नागरिक नहीं है, तो उस व्यक्ति को भारत का जो वहां पर एम्बेसडर का कार्यालय होगा, यानी भारतीय जो वहां दूतावास होगा, वहां जाना होगा और भारतीय दूतावास में एक पंजीकरण अधिकारी होगा और उस पंजीकरण जो अधिकारी है उसके पास उस व्यक्ति को जाना होगा और पंजीकरण अधिकारी के पास यह बताना होगा कि उसका जो जन्म है अथवा उसके माता पिता का जो जन्म है वह अविभाजित भारत में हुआ है और वह भारत का नागरिक है और वह भारत के संविधान के प्रति यदि एक शपथ पत्र देता है। जब संविधान नहीं बना था तो भारत के प्रति शपथ पत्र उन्हें देना था। तो उस अवस्था में यदि उस पंजीकरण अधिकारी ने उनका पंजीकरण कर लिया है तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत वे भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे उनकी नागरिकता का प्राविधान भारतीय संविधान कर देता है। तो इस तरह से हमने कितने अनुच्छेदों को पढ़ा? हमने 4 अनुच्छेदों को पढ़ा। कौन कौन से भाई? तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8। तो भारतीय संविधान के ये 4 वो अनुच्छेद हैं जो भारत में नागरिकता का प्राविधान करते हैं। अनुच्छेद 5 का आधार क्या है? तो हमने बताया अनुच्छेद 5 का आधार अधिवास है, डोमेसाइल है। किस आधार पर वो निवास करेंगे, किस आधार पर वो नागरिक बनेंगे? अधिवास के आधार पर। अनुच्छेद 6 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का प्राविधान करता है। यहां डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। आपको हमने बताया इसके पीछे यदि इसके पहले यदि कोई आया है तो भारत का नागरिक बन सकता है, यदि इसके बाद कोई आया है तो उसके पास
निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार का परमिट होना चाहिए और वे शर्तें जो गिनाई गई, वे शर्तें यदि वो पूरी करता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 7 में क्या आधार है? अनुच्छेद 7 में वे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का प्राविधान है, यानी भारत से पहले वो पाकिस्तान गए, फिर वो पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्राविधान करता है। यहां 1 मार्च 1947 और 19 जुलाई 1948 की जो तिथि है वो ध्यान रखिएगा, आप लोग परीक्षा में पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 8 में विदेशों में रह रहे भारतीयों की नागरिकता का प्राविधान करता है। तो ये 4 वो अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता का प्राविधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के अनुच्छेदों की बात करते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति की बात करता है। किस अवस्था में, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है वहां पर? तो अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई भारतीय किसी विदेशी या किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छा से ले लिया तो उस अवस्था में भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है और किसी भी रूप में ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 इन चारों अनुच्छेदों का कोई प्राविधान ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होगा। वह किसी भी अवस्था में भारत का नागरिक नहीं हो सकता है उसी समय से ही जिस समय से उसने किसी विदेशी राष्ट्र की, किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि कोई भारतीय किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर ले रहा है तो उसके ऊपर अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के अंतर्गत कोई भी प्राविधान उसके ऊपर लागू नहीं होंगे। वह किसी भी अवस्था में भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 जो है वो ये कहता है कि भारतीयों की जो नागरिकता है संसदीय विधियों के अधीन है। इसका मतलब क्या है? इसके बहुत सारे मायने हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा सकते। तो आइए देखते हैं। भारतीयों की जो नागरिकता है वो संसदीय विधियों के अधीन है। यह तथ्य क्या है? यह तथ्य यह है कि पहली बात तो भारतीयों की नागरिकता के संदर्भ में कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट की, वो किसी भी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले सकती है। जो भी निर्णय होगा वह संसदीय विधियों के अधीन होगा, यानी संसद जो विधि बनाएगी उसी के अधीन नागरिकता पर निर्णय हो सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए किसी की नागरिकता को समाप्त करना है तो वह संसदीय विधि के अंतर्गत ही हो सकता है। किसी की नागरिकता को प्रदान करना है तो वह भी संसदीय विधियों के अंतर्गत ही हो सकता है। ऐसा तथ्य अनुच्छेद 9 कहता है और अनुच्छेद 9 की ही पूर्ति हम देख सकते हैं। मैंने अनुच्छेद 9 का नाम ले लिया आप लोगों के समक्ष। अनुच्छेद 10 करता है और अनुच्छेद 10 की जो पूर्ति है वह अनुच्छेद 11 करता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। यह स्पष्ट रूप से जान लें कि अनुच्छेद 10 यह कह रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि भारतीयों की नागरिकता संसदीय विधियों के अधीन है। भारत की जो कार्यपालिका होगी, भारत में गवर्नमेंट की जो कार्यपालिका होगी, वह किसी भी प्रकार से
नागरिकता पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद नागरिकता पर निर्णय नहीं ले सकती है। नागरिकता पर निर्णय केवल और केवल संसद की विधि के अंतर्गत लिया जा सकता है, यानी किसी भी को भी नागरिकता देनी है तो संसदीय विधि के अंतर्गत दी जा सकती है, या किसी की भी नागरिकता छीननी है, उसको समाप्त करनी है, तो वह भी संसदीय विधियों के अंतर्गत हो सकता है। और अनुच्छेद 10 की पूर्ति अनुच्छेद 11 कर रहा है और कह रहा है कि नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार किसको है, तो हमारी पार्लियामेंट को है, हमारी संसद को है, यानी संसद जो चाहे वह विधि नागरिकता पर बना सकती है। और भारत की संसद ने ही सन 1955 में, दिसंबर 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। और 1955 के अधिनियम के अंतर्गत हमने यह तय किया कि भारत में नागरिकता की प्राप्ति 5 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से भारत में नागरिकता पाई जा सकती है? 5 प्रकार से पाई जा सकती है। पहले जो नागरिकता पाने का जो तरीका है वो जन्म से है, बाई बर्थ है। दूसरा जो तरीका है वह वंश परंपरा से है, यानी बाई डिसेंट है। तीसरा जो तरीका है वह पंजीकरण से है, यानी बाई रजिस्ट्रेशन। और चौथा जो तरीका है वो देशीयकरण के प्रमाण पत्र के द्वारा है, अर्थात बाई नेचुरलाइजेशन। और पांचवा जो तरीका है वो बाई एक्वेशन ऑफ लैंड है, यानी कि किसी दूसरे देश के बाहर की जो भूमि है यदि उसको हमारा देश अपने में मिला ले रहा है तो उन लोगों की नागरिकता भी भारतीय नागरिकता हो जाएगी। तो 5 तरीके भारत की नागरिकता के संदर्भ में 1955 के नागरिकता अधिनियम में दिए गए हैं। तो और 1955 के नागरिकता अधिनियम की बात करें तो अब तक इस अधिनियम में कुल 9 संशोधन हो चुके हैं, और जो सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ है वो CAA 2019 है। फिलहाल भारतीय नागरिकता अधिनियम के क्या प्राविधान हैं, किन प्रकारों से, किन बिंदुओं से हम वहां नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इस नागरिकता अधिनियम में यह भी बताया गया है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे, उस पर अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। तो इस पर डिटेल बातचीत होगी, इसमें कौन कौन से संशोधन हुए, वर्तमान संशोधन CAA 2019 क्या कहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के जो तथ्य हैं वह समझ में आए होंगे, और निश्चित रूप से यह आपकी परीक्षा के लिए बेहतर और उत्तम साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।